नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक तरफ जहां कांवड़ियों पर यानी कि शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर पथराव भी किए जा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? दरअसल बरेली में कांवड़ यात्रा निकालने के दौरान कांवड़ियों पर हुए पथराव की घटना पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने साजिशकर्ता समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद उस्मान अलवी और साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया। फिर कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हैरत की बात तो यह है कि आरोपी हंसते हुए जेल चला गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? एक तरफ कांवड़ियों पर जहां फूल बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पथराव हो रहा है। ये मानसिकता की बात है। जिस तरह की मानसिकता दिखाई जा रही है, वो मानसिकता को समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में ये मानसिकता पैदा कहां से हुई। आखिरकार एक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा अगर उस जगह से गुजर रही है, शाह नूरी मस्जिद के आसपास से, वहां पर मुस्लिमों का मोहल्ला है। सबसे पहले जरूरत किस बात की होती है कि जो वहां के मुसलमान हैं उनको भड़काने के बदले इस बात के लिए प्रवोक किया जाए कि यहां से जो कांवड़िया गुजरेंगे उसको अगर कोई भी नुकसान होता है तो बदनामी किसकी होगी? मुसलमानों की। वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर योगी का कहर बरपेगा, क्योंकि योगी ने पहले भी दिखा दिया है कि अगर कोई भी सांप्रदायिक हिंसा पैदा करता है, अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देता है, किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व जो बैठे हुए हैं उसको बख्शा नहीं जा सकता है। और इसीलिए उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने आसपास के माहौल को सही रखें। लेकिन एक तरफ 3000 कांवड़िया वहां से गुजरता है, वो जो पूजा करने जा रहा है, जलाभिषेक करने जा रहा है, एक अपने अंदर भक्ति भावना लेके जा रहा है, उसके ऊपर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है। क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि अचानक से मस्जिद के छतों पर बोतल, जो कांच के बोतल हैं, वो पत्थर इकट्ठा होके आ जाएंगे। अचानक से ऐसा तो होगा नहीं कि कांवड़ यात्रा वहां से गुजरे और लोगों को देखते हुए अचानक से आसपास के घरों के ऊपर पत्थर जमा हो गए और उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये पहले से प्लानिंग थी कि वहां से कांवड़ यात्रा गुजरने के समय हम लोग पत्थरबाजी करेंगे, भगदड़ मचाएंगे, हंगामा करेंगे। अब दोनों तरफ की मानसिकता को समझें। एक तरफ उस मोहल्ले के लोगों को जिस तरीके से ट्रेंड किया गया है, उसकी मानसिकता है कि वो लोग पहले से ये तय करके बैठे हैं कि यहां से जैसे ही कांवड़िया गुजरेंगे, बम बम भोले का नारा लगाएंगे, वैसे ही इसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू करो। भगदड़ मचाने की पूरी प्लानिंग थी। दूसरे तरफ 3000 के करीब बताया जा रहा है कि 3000 के करीब कांवड़िया थे। उस मुस्लिम मोहल्ले की सोचें या फिर उस मस्जिद की सोचें, क्या उस मोहल्ले में ऐसा तो नहीं है कि 10,000 20,000 की आबादी वाले मुसलमान हैं? उस एरिया में 10-20 हजार मुसलमान हैं और इन लोगों को उन लोगों से मुकाबला करने की इनमें क्षमता नहीं है। ये शांत हैं, ये पुलिस की मदद ले रहे हैं। पुलिस जो वहां मौजूद है उसके ऊपर भी पत्थर फेंके गए, पुलिस भी घायल हो गए। अगर कांवड़िया आक्रामक हो जाते, अगर वो भी उसी तरीके से उन मोहल्लों के घरों में घुसना शुरू कर देते, वहां पर वो मार काट शुरू कर देते, तो क्या 2, 4, 10 पुलिस वाले इन लोगों को सुरक्षा पहुंचा सकते थे, सुरक्षित रह सकते थे? ये मानसिकता है कि एक तरफ जो भक्ति भावना से लोग जा रहे हैं वो शांत हैं, वो प्रवोक करने पर भी अपने अंतिम रौद्र रूप में नहीं जा रहे हैं, जो कि शिव का रौद्र रूप अगर दिख जाता तो फिर क्या होता? बरेली में हिंसा होती। और जब भी अगर उत्तर प्रदेश में हिंसा होगा तो ये तो तय है कि वहां पर मुसलमानों को नुकसान होगा। ये हिंदुस्तान है, यहां पर अभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच का रेशियो 80 और 20 का है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप हिंसक होंगे और सामने वाला अगर हिंसक नहीं हो रहा है, हिंसक हो गया तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अगर 24 करोड़ की जनसंख्या है तो 3.8 करोड़ यानी 4 करोड़ के करीब मुस्लिम हैं।
लेकिन 20 करोड़ कौन है? 20 करोड़ तो हिंदू ही है। आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जहर घोला गया है, यह सालों से जहर घोला गया है, और वो जहर जो है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से बढ़ता हुआ बिहार झारखंड में भी पहुंच रहा है। पहले अभी भी बिहार झारखंड में स्थिति इतनी खराब नहीं है, क्योंकि जो सावन में कांवड़ यात्रा होती है वो बिहार झारखंड में भी होता है। अब झारखंड में देवघर हो गया है, इसलिए बिहार से लोग जाते हैं, सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और देवघर को जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं। उस यात्रा के दौरान लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा है, कांवड़ की यात्रा। उसमें कई ऐसे जगह हैं जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां पर कुछ मस्जिद हैं, उसके आसपास से गुजरते हुए वो लोग जाते हैं। ज्यादातर ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है कि वहां से पत्थरबाजी होने लगी, क्योंकि कांवड़िया कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो पूरे रास्ते में वो वही नारा लगाते रहते हैं। वो हर हर महादेव का नारा लगाएंगे, शिव शंभू का नारा ही लगाएंगे, वो और दूसरा नारा नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, यही चीजें दूसरे प्रदेशों में भी होती है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बिहार की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में भी होती है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के इन कुछ चुने हुए जिहादी मानसिकता वाले लोगों का जहर बिहार की तरफ बढ़ा, तो इस बार क्या हुआ, बिहार के अंदर भी सरस्वती पूजा के समय, रामनवमी के जुलूस के समय पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, और बिहार शरीफ जैसे जगह में जहां पर दंगों का इतना बड़ा इतिहास नहीं रहा है, वहां पर भी दंगे फसाद हुए। यह मानसिकता जरूरी है दिखाने के लिए कि अगर कुछ लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं तो मुसलमानों को यह साबित करना पड़ेगा कि हम उसका हिस्सा नहीं हैं। यह हमेशा कहा जाता है, जैसे कि बिहार में अगर नक्सलवाद पनपा, नक्सलवाद के खिलाफ कुछ सेनाएं बनी, चाहे वो रणवीर सेना हो या फिर सनलाइट सेना हो, कई ऐसी सेना बनी थी। लेकिन नक्सलवादियों ने क्या किया, नक्सलवादियों ने देखा कि जो हमारे शोषक लोग थे, जिन लोगों ने शोषण किया है, जो सवर्ण है, उसमें से उसके ऊपर हमला करना शुरू किया, कई नरसंहार की घटनाएं घटी। लेकिन ये उन सवर्णों को समझना चाहिए था कि जब वहां पर वो किसी दलित के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो जो लोग बैठकर खड़े होकर देख रहे हैं वो भी कहीं न कहीं उस पाप के जिम्मेदार हैं, अपराध के जिम्मेदार हैं। तो बरेली में जो हुआ, बरेली की घटना की ये जिक्र किया जाए, या फिर अभी जितने रामनवमी के प्रोसेसन के समय में हुआ, या फिर हनुमान जयंती के समय में हुआ, शोभा यात्रा के समय जो पत्थरबाजी हुई, इन सब समय में जब पत्थरबाजी होती है तो वो जो मुल्ला मौलवी जो बैठे रहते हैं टीवी डिबेट में, वो क्या मुसलमानों के हितैषी है? अगर मुसलमानों के हितैषी होते तो वो खुलेआम खुलकर बोलते कि ये मुसलमानों की मानसिकता नहीं है, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और जो लोग ऐसा कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये लोग भी चुप्पी साधे रहते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं, अटैक करने की सोच में रखते हैं कि कहां हमें मौका मिले कि सिर्फ हम अपने उन मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। इन लोगों ने हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में से अगर 18-19 करोड़ अच्छे लोग भी हैं तो उसको भी उस तरह से खड़ा कर दिया है कि जिस दिन ये भयानक तरीके से आग लगी, उस दिन पूरे देश में एक सिविल वार जैसी स्थिति हो जाएगी, और फिर मुसलमानों की स्थिति जैसे श्रीलंका में हुई, जैसे म्यांमार में हुई। म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद एक जगह पर रखाइन के कुछ क्षेत्रों में जो रोहिंग्या मुसलमान कहे जाते हैं, उन रोहिंग्या मुसलमान में कुछ लोगों ने एक आर्मी कैंप पर हमला किया, वहां के कुछ बौद्ध क्षेत्रों पर हमला किया, और उसके बाद स्थिति यह बिगड़ी कि उसके बाद वहां पर चुन चुनकर मुसलमानों को मारा जाने लगा। रोहिंग्या मुसलमान जो आज पूरे दुनिया में घूम घूम कर शरणार्थी बनने की अपील कर रहे हैं, अभी इंडिया में भी, भारत में भी कई रोहिंग्या मुसलमान हैं जो इलीगल तरीके से कभी बांग्लादेश के बॉर्डर क्रॉस करते हुए, कभी म्यांमार से सीधे नॉर्थ ईस्ट होते हुए भारत में घुसते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में नॉर्थ ईस्ट से होते हुए आते हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं, कैसे उनको म्यांमार से भगाया गया? अगर
ये जो सबसे शांति पसंद जो कम्युनिटी होता है बौद्धों का, वो इतना उग्र हो गया और उसके कारण आज बांग्लादेश में रोहिंग्या का कैंप लगा हुआ है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आए हुए रोहिंग्याओं को रहने की जगह नहीं मिल रही है। उन लोगों को शरणार्थी कैंप या फिर जेल में भेजा जा रहा है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किए हैं। अगर म्यांमार जैसे छोटे देश में एक कम्युनिटी के उग्र होने के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है, तो हिंदुस्तान में और फिर उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए, चाहे मेरठ का दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ या फिर कानपुर में दंगा हुआ, हर जगह पर जिस दिन ये स्थिति आ गई उस दिन तो तबाही मच जाएगा। इसलिए इस मानसिकता के खिलाफ सबसे पहले मुसलमानों को सामने आना पड़ेगा और उसके बाद जो मुसलमान ये बताते हैं कि ऐसे समय में क्या होना चाहिए, उनको चीख चीख के कहना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि हम लोग उस मानसिकता के साथ हिंदुस्तान में नहीं हैं। क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं जाता है कि जब मुहर्रम के जुलूस निकले तो कई जगहों पर पत्थरबाजी हो जाए। अगर ऐसा होना शुरू होता तो ये कहते कि दोनों तरफ से ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन एक राजनीति के आधार पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि जिस उस्मान की बात की जा रही है वो भी समाजवादी पार्टी का है और उसने पहले कुछ बयानों में कहा कि यहां पर हम पूर्व पार्षद है, तो पहले चुनाव लड़ा था, हार गया। कोई अंशु की बात कर रहा है कि वहां पर उसने भी चुनाव लड़ा था, हम दोनों में टकराव हुए थे। वो वहां पर एकता की बात कर रहा है और ये वहां पर मुस्लिम वोट लेने के लिए एक दंगा का सिचुएशन पैदा कर रहा है। इसलिए इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो विक्ट्री साइन के साथ मुस्कुराते हुए जेल जा रहा है, जैसा कि लग रहा है कि उसने कोई फतह हासिल कर ली है। ये मानसिकता खत्म करने की जरूरत है। नहीं तो अगर जिस दिन उत्तर प्रदेश के हिंदू परेशान होकर हथियार उठा लिए, पत्थर उठा लिए, उस समय उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो वहां से उसी तरीके से भागने को मजबूर हो जाएंगे जैसे म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जी हाँ, कांवड़ियों के जत्थों पर मस्जिद के पास से गुजरते समय बवाल हुआ था। कांवड़ियों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया था। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा महिला, बच्चे और पुरुष कांवड़िये घायल हो गए थे। इस पत्थरबाजी में भगवान शिव की मूर्ति भी टूट गई थी। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने थाने की पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया था। हालांकि अब उन पर तगड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। उपद्रवियों को खदेड़ खदेड़ कर निकाला जा रहा है। अब इन्हें इनके गंदे कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।